गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ मेरे ऐप चौहान एकेडमी पे भी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 1 से 8 तक हमने पिछले वीडियो में ख़त्म कर लिया, जिसको जाके आप लोग प्लेलिस्ट में देख सकते हैं या फिर मेरे ऐप चौहान एकेडमी पे भी सारे वीडियोज़ आप लोग को उपलब्ध हैं, उससे देख सकते हैं। तो ये एनसीईआरटी बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। अगर हम यूपीएससी एंड बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या टीआरएस की भी तैयारी कर रहे हैं तो एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन से आते हैं इन सारे एग्ज़ाम पैटर्न में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का चैप्टर 9 हमें क्या बताता है। तो आज का हमारा चैप्टर 9 है व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कैसे कैसे राजा, कौन कौन से राजा हुए, व्यापारी और तीर्थयात्रियों के बारे में पढ़ेंगे, और बाहर से कौन कौन से विदेशी यात्री आते हैं भारत में और कैसे कैसे इनका विकास हो। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर व्यापार, व्यापारी, प्राचीन नगर व्यवस्था। भारत प्राचीन काल से व्यापार और वाणिज्य का केंद्र रहा है। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि भारत जो है वो प्राचीन काल से ही व्यापार और वाणिज्य का केंद्र रहा है। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था पुराने बर्तनों के बारे में। तो ये बर्तन कहाँ से आए, इस चैप्टर में भी हमें पढ़ना है। एनसीईआरटी का चैप्टर जो है हमारा, तो अध्याय 8 में हमने उत्तर के काले पॉलिश वाले बर्तन के बारे में पढ़ा था। तो हमें ये सोचना चाहिए कि काले बर्तन कहाँ से आए। तो हो सकता है कि बाहर से कोई इस बर्तन को लेके आया होगा। तो यहाँ पे ये चैप्टर है हमारा, जिसको आप लोग पढ़ सकते हैं। तो यहाँ से विदेशों तक कई वस्तुएं निर्यात होती थी। तो भारत से विदेशों तक बहुत सारी वस्तुएं निर्यात होती थी। चलिए देखते कौन कौन सी वस्तुएं निर्यात होती थी। तो सूती और रेशमी वस्त्र, सूती और रेशमी वस्त्र विशेषकर बनारस, कौशल और तमिल क्षेत्र से। तो इन सारे क्षेत्रों से सूती और रेशमी वस्त्र निर्यात होती थी। और मसाले, काली मिर्च, इलायची, दालचीनी, मसाले, काली मिर्च, इलायची और दालचीनी भी निर्यात होती थी, मतलब बाहर जाती थी एशिया वाले क्षेत्र से। और सबसे पहले रेशम का आविष्कार कहाँ पे हुआ था? चाइना में, चीन में हुआ था। और इसे चीन ने बहुत दिनों तक छिपा के रखा था रेशम को। और ये बहुत लंबी प्रक्रिया है, रेशम के कीड़ों से रेशम को अलग करना, उसके बाद रेशम के वस्त्र बनाए जाते हैं। तो इसको लाने में भी बहुत सारा खर्च होता था, क्योंकि ये लंबा रूट था, सिल्क रूट के द्वारा इसे लाया जाता था और ये बहुत ही खर्चीला पड़ता था। हाथी दांत, कीमती रत्न और मोती, ये सारे चीज़ों का भी निर्यात होता था। आयात की वस्तुएं, तो ये सारी चीज़ें तो भारत से, एशिया से बाहर जा रही थी। और आयात कौन कौन सी चीज़ें हो रही थी? तो घोड़े मध्य एशिया और अरब से। घोड़े कहाँ से आते थे? मध्य एशिया और अरब से आते थे। एशिया से बाहर ये सारी चीज़ें आ रही थी और एशिया में आने वाली चीज़ें थी मध्य एशिया और अरब से घोड़े। बहुमूल्य धातुएं, रेशम चीन से आता था। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमें याद रखना कि रेशम जो है वो चीन से आता था। ऊनी कपड़े उत्तर पश्चिमी क्षेत्र से। व्यापार नदी मार्ग, स्थलीय मार्ग और समुद्री मार्ग से करते थे। तो व्यापार हम लोग कहाँ से करते थे? स्थलीय मार्ग से, समुद्री मार्ग से, जलीय मार्ग से, ये सब व्यापार होता था। बड़े व्यापारी श्रेणी गिल्ड बनाते थे। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि एनसीईआरटी चैप्टर में कि व्यापारी जो रहते थे वो श्रेणियों में रहते थे, जिसे गिल्ड कहा जाता था। तो यहाँ पे बड़े व्यापारी श्रेणी गिल्ड बनाते थे। ये व्यापारी संघ व्यापार को सुरक्षित और संगठित रखते थे। तो ये गिल्ड जो है वो व्यापार को सुरक्षित और संगठित रखता था। अब हम देखेंगे दक्षिण के शक्तिशाली राज्य कौन कौन से थे। तो यहाँ पे हमें चैप्टर में पढ़ना होगा कुछ, जैसे ये एक संगम कविता है, जहाँ पे संगम कविता अगर आप पढ़ते हैं तो यहाँ पे पता चलेगा कि व्यापार कितना ज़्यादा बढ़ा हुआ था। उसके बाद संगम कविताओं में मूवेंदार की चर्चा की गई है। मूवेंदार, संगम कविताओं में मूवेंदार की चर्चा की गई है, जो कि एक तमिल शब्द है। मूवेंदार एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ होता है तीन मुखिया। और ये तीन मुखिया कौन कौन थे? चोल, चेर तथा पांड्या। ये तीन मुखिया थे, चोल, चेर तथा पांड्या। और इस वंश के बाद ही हमें ये वंश देखने मिलेगा, सातवाहन वंश। तो इस वंश के बाद हमें कौन सा वंश देखने मिलता है? सातवाहन वंश। और सातवाहन वंश में बहुत ज़्यादा व्यापार बढ़ा था। तो सातवाहन वंश
दक्षिण का वंश था। पहली सदी ईस्वी पूर्व से तीसरी सदी ईस्वी पूर्व में ये देखने को मिलता है। इसकी राजधानी थी प्रतिष्ठान, जो कि महाराष्ट्र में है। प्रमुख शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी था और इसका प्रमुख शासन था गौतमी पुत्र सातकर्णी। विशेषताएं थी, गौतमी पुत्र ने शकों और यवनों को हराया। तो शक और यवन जो आ रहे थे भारत में, उसको गौतमी पुत्र ने हरा दिया था, पराजित कर दिया था। उसने अपनी माँ गौतमी बालश्री के नाम से अभिलेख जारी किए थे। समुद्री व्यापार से उन्होंने बहुत धन कमाया। और गौतमी पुत्र जो था वो सातवाहन वंश का बहुत ही प्रमुख राजा था और उसने समुद्री व्यापार से बहुत धन कमाया। सातवाहन शासक सिक्के जारी करते थे और जो कि शीशे, तांबे और चांदी के थे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि सातवाहन वंश जो है वो सिक्के जारी करता था। किस किस चीज़ के? शीशे, तांबे और चांदी के सिक्के सातवाहन वंश द्वारा जारी किया गया था। भारत से रोमन साम्राज्य तक व्यापार सबूत मिला और भारत से रोमन साम्राज्य तक के व्यापार के सबूत मिले। रोमन सिक्के भारत में पाए गए, जिससे पता चलता है कि भारत का व्यापार रोमन से भी होता था। रेशम मार्ग, चीन से निकलकर भारत, मध्य एशिया, फारस, रोम तक जाने वाला व्यापार मार्ग। तो रेशम मार्ग कौन सा था? वो चीन से निकलकर के भारत के मध्य वाले क्षेत्र में फैला हुआ था, रोम तक जाता था, फारस तक जाता था। ये था रेशम मार्ग। इसे रेशम मार्ग कहा जाता था क्योंकि चीन का रेशम सबसे लोकप्रिय वस्तु थी। इसे रेशम मार्ग क्यों कहा जाता था? क्योंकि चीन की सबसे लोकप्रिय वस्तु इस रास्तों से भेजी जाती थी, इसलिए इसे रेशम मार्ग कहा गया। भारत के व्यापारी इस मार्ग से मसाले, हाथीदांत, कीमती रत्न बेचते थे, बदले में सोना, चांदी और रेशम लाते थे। तो भारत के व्यापारी इस मार्ग से जाते थे और हाथीदांत, मसाले और कीमती रत्न बेचते थे और बदले में सोना, चांदी और रेशम लेके आते थे। इस मार्ग से सिर्फ वस्तु ही नहीं, विचार और धन फैला। और ये जो मार्ग था वो सिर्फ वस्तुओं को ही नहीं ले जाता था बल्कि विचारों का भी आदान प्रदान होता था। एक स्थान से दूसरे स्थानों के लोगों का विचारों का आदान प्रदान होता था। बहुत सारे विदेशी यात्री भी आए। बौद्ध भिक्षु इस मार्ग चीन, जापान, कोरिया और मध्य एशिया पहुंचे। बौद्ध भिक्षु इस मार्ग से चीन, जापान, कोरिया और मध्य एशिया तक पहुंचे थे। धर्म और संस्कृति का प्रसार हो रहा था सिल्क रूट के द्वारा। बौद्ध धर्म उस समय का सबसे चर्चित धर्म था। अशोक ने धर्म का प्रचार विदेशों में कराया। तो अशोक के बारे में हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है। अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार विदेशों में कराया। भिक्षु और व्यापारी मिलकर बौद्ध धर्म को श्रीलंका, म्यांमार, चीन, कोरिया, जापान तक ले गए और उनके पुत्र और पुत्री भी थे जिन्होंने श्रीलंका तक बौद्ध धर्म को फैलाया था। चीनी यात्री फाहियान हिनसांग इत्सिंग भारत आए और यहाँ से ग्रंथ लेकर गए और भारत के बारे में उन्होंने बहुत सारी चर्चाएँ भी की हैं। ये जो विदेशी यात्री आए थे। हिंदू धर्म गुप्त काल और बाद में रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथ एशिया में प्रसिद्ध। गुप्त काल के बाद रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथ भारत में प्रचलित हुए थे। दक्षिण भारत से समुद्री व्यापारियों के साथ भगवान विष्णु, शिव और देव की पूजा पद्धति फैली। तो दक्षिण भारत में समुद्री व्यापारियों के साथ क्या होता है? समुद्री व्यापारियों के साथ भगवान विष्णु, शिव और देवी की पूजा की पद्धति फैली। गुप्त साम्राज्य और स्वर्ण युग। गुप्त साम्राज्य को स्वर्ण युग कहा जाता है। 4वीं सदी से 6वीं सदी तक ये था। 4th सेंचुरी से 6th सेंचुरी तक व्यापार और संस्कृति का विकास होता है। गुप्त साम्राज्य में प्रमुख शासक था समुद्रगुप्त और गुप्त साम्राज्य का प्रमुख शासक समुद्रगुप्त था। युद्धों की विजय के लिए प्रसिद्ध था। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य इस समय चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य गुप्त साम्राज्य का शासक था। इस समय फाहियान भारत आया था। फाहियान नामक यात्री इस समय भारत आता है। विशेषताएं, सोने के सिक्के। तो इस टाइम में गुप्त साम्राज्य में सोने के सिक्के चालू हुए थे। आंतरिक और बाह्य में व्यापार स्टार्ट हुआ था। संस्कृति, शिक्षा, विज्ञान का विकास होता है। विदेशी यात्री, कौन कौन से विदेशी यात्री आए थे ये हमें याद रखना। क्वेश्चन यहाँ से भी बनते हैं। तो फाहियान 5वीं सदी चीन से आया था। 5वीं सदी में फाहियान चीन से आया था। 5वीं सदी में फाहियान चीन से आया था और चंद्रगुप्त द्वितीय के समय बौद्ध धर्म का अध्ययन करता है। यह बौद्ध धर्म का अध्ययन करता है यहाँ पे भारत आके। हिनसांग 7वीं सदी में हर्षवर्धन के समय में आता है और नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करता है। हिनसांग 7वीं सदी में हर्षवर्धन के समय आता है, नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करता है। और इत्सिंग 7वीं सदी में इत्सिंग भी आया था, हिनसांग भी आया था और भारत बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन और संस्कृति सीखी। और इत्सिंग क्या होता है? वो भारत आता है और बौद्ध ग्रंथ का अध्ययन करता है और संस्कृति यहाँ पे सीखता है। बौद्ध गुफाएं और मंदिर।
व्यापारी और शासक बौद्ध गुफाओं और मंदिरों का निर्माण कराते थे। व्यापारी और शासक जो है वो बौद्ध गुफाओं और मंदिरों का निर्माण करा रहे थे। प्रमुख उदाहरण है अजंता और एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में हैं। गुफाओं की चित्रकारी और मूर्तिकला से उस समय के समाज और व्यापार की जानकारी मिलती है। तो गुफाओं में जो चित्रकारियाँ हो रही थी उस समय के समाज की जानकारी हमें यहाँ से देखने को मिलती है। और बुद्ध की जीवनी, बुद्ध चरित्र के रचनाकार थे कवि अश्वघोष। कनिष्क के दरबार में रहते थे कवि अश्वघोष, और अश्वघोष तथा अन्य बौद्ध विद्वानों ने संस्कृत में लिखना भी शुरू कर दिया था। इस समय बौद्ध धर्म की एक नई धारा महायान का निर्माण हमें देखने को मिलता है। दूसरा, बोधिसत्व में आस्था को लेकर, बोधिसत्व उसे कहते हैं जिसमें ज्ञान की प्राप्ति होती है और उसके बाद एकांतवास में साधना किया जाता है। और यहाँ पे हमें देखेंगे सांची के स्तूप का एक प्रमुख चित्र, ये है सांची के स्तूप का एक प्रमुख चित्र। उसके बाद यहाँ पे गौतम बुद्ध की प्रतिमाएं दिखाई गई हैं। मथुरा में बनी बुद्ध की प्रतिमा का चित्र और तक्षशिला में बनाई गई गौतम बुद्ध की प्रतिमाओं का चित्र है। फिर कार्ले की गुफा जो कि महाराष्ट्र में है। और उसके बाद तीर्थयात्री वेश पुरुष होते थे जो प्रार्थना के लिए पवित्र स्थानों की यात्रा करते थे। तो ये सारे जो हैं हेनसांग, फाहियान, इत्सिंग, ये सारे भी तीर्थयात्री हुए क्योंकि ये बाहर से आते थे। उसके बाद वराह के रूप में विष्णु एरन, मध्य प्रदेश की यह शानदार मूर्ति विष्णु की वराह रूप की है। पुराणों के अनुसार जल में डूबी हुई पृथ्वी को बचाने के लिए विष्णु ने वराह रूप धारण किया। यहाँ पृथ्वी को एक स्त्री के रूप में दर्शाया गया है। तो ये मूर्तियाँ भी देखने को मिलती हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में दिया गया है। हेनसांग ने इसकी चर्चा की, इसको आप लोग बुक्स में पढ़ लीजिएगा। तो ये वाला चैप्टर आप लोग एक बार ज़रूर पढ़ लेंगे, यहाँ से नोट्स बनाएंगे। और व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री, ये वाला चैप्टर पढ़ लेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट एकदम से क्लियर हो जाने वाला है। तो इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। तो आज हमने देखा कि व्यापार और राजा और तीर्थयात्री किस तरह से पूरी अर्थव्यवस्था को बदल देते हैं। इस चैप्टर से यूपीएससी में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो ये चैप्टर का नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसका नोट्स आप लोग खुद से बनाइए क्योंकि खुद से बनाया हुआ नोट्स ही काम आता है। तो आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा चैप्टर, और अगर आप बुक को पढ़ लेते हैं तो और अच्छे से चैप्टर समझ में आ जाएगा। और उसके बाद उसके कुछ क्वेश्चंस दिए हुए रहते हैं, उसको सॉल्व करने का प्रयास करें जिससे कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाता है। जैसे कि ये मैथ्स दी कॉलम है यहाँ पे, तो इसको मिलान कर लें आप लोग। और कुछ क्वेश्चंस दिए रहते हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे तो इससे मेंस का हमारा राइटिंग बहुत अच्छा हो जाता है। तो अब इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं और मिलते हैं फिर नए वीडियो में अपने अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।